हेलो माय डियर ऑल। वीडियो संबंधित है पारिवारिक कानून फैमिली लॉ से, जिसमें कि आपको जुवेनाइल जस्टिस से भी संबंधित टॉपिक मिलेगा। और ये मेन टॉपिक जो है वो है आपका पेरेंट्स पैट्रिया का, कि पेरेंट्स पैट्रिया होता क्या है, उसका क्या सिद्धांत है। और जब फैमिली लॉ की बात करते हैं तो फैमिली लॉ में भी इसका क्या अर्थ और अनुप्रयोग है। तो वीडियो पूरा बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जुडिशरी और लॉ एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है पेरेंट्स पैट्रिया का सिद्धांत। एक मौलिक सिद्धांत है जिसका शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र का माता पिता या तो देश का अभिभावक, ओके, गार्जियन ऑफ कंट्री। तो राष्ट्र का माता पिता या तो देश का अभिभावक होता है। इस सिद्धांत के तहत राज्य के न्यायालय को यह अंतर्निहित शक्ति, इनहेरेंट पावर और राइट भी है कि वह उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करे, जो अपनी देखभाल स्वयं करने में अक्षम है। यानी यदि वो सक्षम नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो अपनी देखभाल कर सके, तो उनको देखभाल करने वाले कौन है? पूरे के पूरे वो है देश के जो सबसे ऊपर जो अवस्थित है, और वह कह सकते हैं राष्ट्र का माता पिता, राइट। यानी जो हमारे कंट्री को चलाता है, जो हमारे कंट्री का माता पिता कहलाता है, देश का अभिभावक, राइट। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि जिसका देश में कोई नहीं है उसका भी कोई ना कोई है। और हम जो देश के सिटीजन है तो हमारे पास भी बहुत सारे राइट, बहुत सारे जो है पावर वो भी है। तो आइए और कंटिन्यू करते हैं। पारिवारिक कानून के न्याय शास्त्र में यह सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित पर लागू होता है। यानी किन किन पर लागू होता है यह भी हम जान लेते हैं कि जब हम कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है, जो चाहे वो रोड पर है या कहीं पर ऐसा जगह सोया है, बैठा है, जिसका कोई अपना फैमिली नहीं है, जिसका अपना कोई घर नहीं है, लेकिन वो देश में रहता है, तो उसका कौन है गार्जियन, कौन है देख रेख करने वाला। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र पारिवारिक कानून के मामलों में पेरेंट्स पैट्रिया सिद्धांत का उपयोग न्यायालयों का असाधारण अधिकार क्षेत्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन प्रदान करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य दुर्बल, अक्षम, नाबालिग व्यक्तियों के सर्वोहित, बेस्ट इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना है। यानी जो जुवेनाइल केस हो जाता है कभी कभी, जो बच्चे अपराध कर देते हैं कभी कभी, और क्या तो उसके पेरेंट्स इसके उत्तरदायित्व हो जाते हैं, या तो नाबालिग को सुधार गृह में भेज दिया जाता है। ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, वो दुर्बल है, कमजोर है, और वो कहीं ना कहीं अपना घर नहीं रहता है, उसका कोई एड्रेस नहीं है कि वो एक जगह स्थायी होकर रहेगा। उसी से आपको पता चल गया होगा कि उसका जुरिडिक्शन जो होगा, यानी उसका जो केस क्षेत्र होगा, जो उनका कोर्ट एरिया होगा, वो पर्टिकुलर एरिया नहीं बना होगा। तो इसके लिए क्या है, वो असाधारण अधिकार क्षेत्र है। बच्चों की अभिरक्षा, चाइल्ड कस्टडी और कल्याण। जब कभी भी कोई बच्चे ऐसे अनाथ देखे जाते हैं, रोड पर पकड़े जाते हैं, या कोई घटना घटते करते पकड़े जाते हैं, और वो अपने लिए सेल्फ के लिए करता हो, जिसका मकसद कुछ और न हो, तो वो चाइल्ड कस्टडी होने पर फिर उसके कल्याण की बातें आने लगती है। तो फैमिली लॉ में साफ साफ सिद्धांत है कि सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है कि अभिभावक के रूप में राज, यानी जिस राज्य में वह बच्चा ऐसा है जो अपने लिए कुछ करता है या कुछ घटना कर बैठता है, जब माता पिता के बीच बच्चे की अभिरक्षा को लेकर के विवाद होता है, या जब माता पिता अपने दायित्व के निर्वहन करने में असमर्थ या लापरवाही बरतते हैं, तो न्यायालय बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए राज्य के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। यानी या तो वह बच्चे जिस बच्चे के माँ बाप असमर्थ है करने में, कुछ भी उनका मदद नहीं कर पाता है, या तो उनका हित का काम नहीं कर पाता है, तो उनका देखरेख कौन करेगा? उनका देखरेख करता है सबसे पहले जो गार्जियन है, वह है राज के अंदर राज, राइट। उसके बाद तो देश के है। अगला टॉपिक है कि सर्वोत्तम हित परीक्षण। न्यायालय कानूनी अधिकारों से अधिक बच्चे के भावनात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए सबसे अच्छा क्या है, इस आधार पर निर्णय लेता है। अब शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्यों लेता है? माय डियर ऑल, आप जानते हैं कि यदि देश के लोग अच्छे हो तो वो देश अपने आप अच्छा हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक विकास यानी साइकोलॉजिकल यदि उनका डेवलप हो जाए तो बिल्कुल देश के लिए कुछ कर सकता है। भावनात्मक यदि उसमें हर गुण
जो एक अच्छे समाज के लिए होना चाहिए वो भी जरूरी है। शारीरिक यानी उनका शरीर का भी स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। यह सर्वोत्तम हित के लिए कानून न्यायालय देखती है किस तरह से वो अच्छा हो सकता है। आगे बात करते हैं किशोर न्याय की, जुवेनाइल जस्टिस। पुनर्वास पर ध्यान। किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत राज्य किशोर अपराधियों के अभिभावक के रूप में कार्य करती है। आपको मालूम होगा कि जब किसी का एज कोई घटना घटित होता है और वह घटना घटित करने वाला का एज जो है घटना के दिनांक में उस समय 18 वर्ष से कम होता हो तो उन्हें क्या किया जाता है, केस तो चलती है लेकिन उसे बाल सुधार में भेज दिया जाता है, जो कि आपके जिला या आपके 2-3 जिला मिलाकर कहीं न कहीं रहता है। तो वहाँ बाल देखभाल होता है और संरक्षण भी होता है। और यह हमारे यहाँ किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, ऑलरेडी वो अधिनियम है जिसके अंतर्गत वहाँ पर क्या किया जाता है, सुधार के लिए भेज दिया जाता है। और वहाँ पर खेलने कूदने रहने खाने पीने पूजा पाठ सब कुछ की व्यवस्था रहती है, ताकि वो बच्चे जो एक बार गलती कर चुका है वो जब देश का अच्छे नागरिक बने और वह सुधार हो, उनका जो है माइंड डेवलप करें। तीसरा पॉइंट जो है वो आपके स्क्रीन पर, वह अक्षम मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, यानी जो मानसिक रूप से ही स्वस्थ न हो, मेंटली जो है वो हेल्दी ना हो, तो क्या हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेंटली हेल्दी ना हो, कहीं ना कहीं उनका मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ये बताता है कि वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे एरिया के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, कभी कुछ घटना घटित कर सकता है। ऐसे में संरक्षण की नियुक्ति की जाती है। यह सिद्धांत न्यायालय के उन वयस्कों के लिए एक संरक्षण यानी गार्जियन नियुक्त करने का अधिकार देता है जो कोमा जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण या मानसिक असक्षमता के चलते अपने मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ है। यानी यदि वह खुद नहीं कर पाता है या तो वो खुद उसको कोई मदद कर दे तो अच्छा कर सकता है, तो वहां पर मददगार कौन हो जाता है, वो होता है आपका प्रबंधन करने वाला, यानी राज्य का प्रबंधक हो जाता है। और वहां पर असाधारण परिस्थितियों में उनके प्रबंध करने के लिए अधिकार मिल जाता है कि राज्य हमारा प्रबंध करे। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामले में कोमा में पड़े पति के लिए उनकी पत्नी को संरक्षण नियुक्त करने हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, क्योंकि किसी भी विशिष्ट कानून में ऐसे व्यक्तियों के लिए संरक्षता का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। तो यह पहले नहीं था कि यदि कोई विवश, लाचार और असमर्थ मिल जाए देश में, उसके लिए किस अधिनियम के अंतर्गत उसे सरकार का काम है कि उनकी देखरेख करे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। तो यह केस में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा था, कोमा में उनके पति थे और उनकी पत्नी को कोई असहाय थी और उनको कोई असमर्थ थी हर कुछ अपने आप को मेंटली और फिजिकल रूप से स्वस्थ रहने में। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस सिद्धांत का पालन किया जाए और वहीं से शुरू हुई कि ऐसे व्यक्तियों की संरक्षितता का स्पष्ट प्रावधान हो। अब है कि सिद्धांत का महत्व क्या है, जिसकी मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, इसका थोड़ा सा महत्व यदि जान लेते हैं तो और भी अच्छी बातें हो जाती है। कल्याणकारी दृष्टिकोण, सबसे पहले यह हो गया कि वेलफेयर जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, यह न्यायपालिका को कानूनी औपचारिकता से परे जाकर मानवीय और कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाता है। जो व्यू होना चाहिए वो व्यू बिल्कुल जो है आपका जन कल्याण से होना चाहिए, मानव से होना चाहिए। दूसरी बात है कि अधिकार क्षेत्र का विस्तार, यह न्यायालयों को उन परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करता है जहां विशिष्ट वैधानिक कानून मौन है और पर्याप्त नहीं है। यानी हम ये बात करते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाता है जहां पर यह पता नहीं चलता है कि आखिर यहाँ पर कौन से कानून होगी, या तो कानून है ही नहीं, पर्याप्त नहीं है, तो उस जगह पर इस तरह के कानून को अप्लाई किया जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अभिरक्षा विवाद, उसकी भी टॉपिक ये अलग है, अंतर्राष्ट्रीय अभिरक्षा विवाद, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे किसी अन्य वीडियो में। और यदि आपको चाहिए इस तरह के टॉपिक, अलग अलग टॉपिक, तो आप कमेंट में राइट कीजिए कौन सा टॉपिक पर आपको जानना है, मैं उस पर वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। संरक्षण का दायित्व, यह राज्य पर यह संवैधानिक दायित्व डालता है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी रहता है राज्य के ऊपर कि राज्य के अंदर जो कमजोर नागरिक
यानी नाबालिग और अक्षम व्यक्तियों के हितों की संपत्ति की रक्षा करे। यानी किस तरह से जो असमर्थ है, असहाय है, उनका भी रक्षा हो और उनके साथ साथ उनकी संपत्ति का भी रक्षा करो। यह राज्य का एक संवैधानिक दायित्व बनता है। संक्षेप में आपको बता दूं कि फैमिली लॉ में पेरेंट्स पैट्रिया का सिद्धांत वह न्यायिक कवच है जो सुनिश्चित करता है कि कमजोरों की रक्षा हो और सभी निर्णय उनके सर्वोत्तम हित में लिए जाए। जी हाँ, इससे क्या होगा, देश राज्य के किसी भी कोने में यदि कोई व्यक्ति है जो कि असमर्थ है, चाहे वो शरीर से हो, दिमाग से हो या किसी अन्य के दबाव में हो या किसी ऐसे परिस्थिति में हो जहां पर वह की अपनी खुद की रक्षा और खुद का देखभाल नहीं कर पाता है, तो राज्य और देश का दायित्व बनता है कि जो उनके ऊपर सर्वोत्तम हित के लिए पेरेंट्स पैट्रिया का सिद्धांत लागू हो और यह एक न्यायिक कवच है। थैंक यू सो मच।